प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है 1206 ईस्वी से लेकर और 1526 ईस्वी तक भारतीय समाज, या हम इसको एक काम और भी कह सकते हैं कि जो है सल्तनत कालीन भारतीय समाज की सामाजिक प्रवृत्ति क्या थी, कौन कौन सी इसकी सामाजिक विशेषताएं थी। इस समय हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, जैन समाज और बौद्ध समाज, प्रमुख रूप से बात करें तो इस समय हमें दो धर्म जो भारत में विशेष दिखाई देते हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। बौद्ध धर्म तुर्क आक्रमणकारियों के कारण इससे पहले ही भारत से बौद्ध धर्म लगभग समाप्ति की तरफ हो चुका था और विश्व के अन्य भागों में फैल चुका था, और भारत जहां से इसका प्रारंभ हुआ बौद्ध धर्म का, वहीं पर इसका पतन जो है बड़ी तेजी से हुआ। जैन धर्म भी अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था। जिस प्रकार बौद्ध धर्म भारत से समाप्त हो चुका था या समाप्ति की तरफ अग्रसर था, उसी प्रकार से जैन धर्म भी मात्र जो है कुछ इलाकों के अंदर, कुछ केंद्रों के हिसाब से ये स्थापित है। भारत में जो है हिंदू बहुल संख्या में और मुस्लिम जो है अल्प संख्या में है, लेकिन मुस्लिम जो वर्ग है वो शासक वर्ग का पार्ट है। मुस्लिम वर्ग शासक वर्ग का पार्ट है, शासक है वो। हिंदू शासक नहीं है, अपितु प्रजा है। तो ऐसी समाज की क्या क्या विशेषता रही, इस समय समाज किस प्रकार का था। बेटा बिल्कुल सिंपल वे से समझने के लिए, सिंपल वे से भारतीय समाज को समझने के लिए इस समय के समाज को ही देखना आवश्यक है। इतिहास दर्पण होता है, इतिहास दर्पण होता है, और भारतीय इतिहास प्रेजेंट को देखकर, इस समय की जाति व्यवस्था को देखकर, इस समय की जो है वैवाहिक सिस्टम को देखकर, महिलाओं की स्थिति को देखकर, इस समय की सामाजिक बुराइयों को देखकर, इस समय की मनोरंजन को देखकर बहुत बड़ी संख्या में चेंजिंग हुई है, ये मान सकते हैं। लेकिन जो मूल चीजें हैं वो चीजें आज भी पहले की तुलना में लगभग समानता के आधार पर दिखाई देती है। ठीक है कि जाति व्यवस्था के बंधन ढीले हुए हैं, लेकिन जाति व्यवस्था इसी प्रकार से है जिस प्रकार से उस समय हुआ करती थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी महिलाओं के ऊपर वही प्रतिबंध है जो उस समय हुआ करते थे। तो समाज की विशेषताएं क्या थी, उस समय के समाज की विशेषताएं, आज का टॉपिक हमारा मुख्य रूप से ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं कि भारतीय समाज तुर्क आक्रमणकारियों के आने के बाद, हिंदू समाज की बात करें तो उसमें कुछ भी हमें चेंजिंग दिखाई नहीं देती। जो हमें राजा महाराजाओं के समय जो सिस्टम क्रिएट होता दिखाई देता था, उसी समय भी हमें लगभग वही समाज दिखाई देता है। एक बात का फर्क हुआ बस, जो शासक वर्ग जो हिंदू धर्म के अंदर जो क्षत्रिय वर्ग जो बैठा था, उसके स्थान पर शासक वर्ग मुस्लिम हो चुका है, ये बस फर्क है। इससे अलग कोई खास फर्क हमें दिखाई नहीं देता। जो हमने प्राचीन काल में जो हमने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में देखा था, हमने जो है मौर्य कालीन में, सॉरी मौर्य नहीं, या फिर तो क्या राजपूत काल में हमने समाज को देखा था, तो लगभग समाज की व्यवस्था हमें उसी प्रकार की दिखाई देती है। हिंदू समाज में हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात है वर्ण व्यवस्था। वर्ण कैसे थी? हिंदू समाज के अंदर 4 प्रकार के वर्ण हमें दिखाई देते हैं।
वो वर्ण आज भी है, उस समय भी थे। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत लागू होने चाहिए। वो वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े पक्षधर थे, जो कि गलत है। एक मानव दूसरे मानव को उच्च या निम्न माने, ऐसी व्यवस्था का कोई भी आधार नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। वर्ण के अनुसार 4 वर्ण के लोग थे। एक वर्ण में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां हमें वर्ण व्यवस्था कर्म की बजाय हमें जन्म के आधार पर दिखाई देती है, जो हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है, वो यहां भी दिखाई देती है। ब्राह्मण का वर्ण जो है सबसे श्रेष्ठ हिंदू धर्म के अनुसार, और इस श्रेष्ठता को, इस ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को कहीं न कहीं जो सल्तनत कालीन राजा है उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया, जब हिंदुओं से जजिया कर जो लिया गया, लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मणों से जजिया कर लेने का प्रावधान नहीं था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। इससे पहले जजिया कर तो देते थे सारे, लेकिन ब्राह्मण उससे मुक्त थे, जो बाद में जाके जो है अकबर के द्वारा जजिया कर बिल्कुल ही बंद कर दिया था, औरंगजेब ने दोबारा शुरू किया था। हिंदू धर्म के चारों वर्णों के साथ साथ एक अछूत वर्ण भी हमें दिखाई देता है यहां, जिन्हें छू लेने मात्र से जो है समाज में उनको जो अछूत मान लिया गया। हमें जो यहां 5 वर्ण के लोग दिखाई देते हैं। 4 वर्ण थे, लेकिन 5वां वर्ण अछूत वर्ण, ये वर्ण उत्तर वैदिक काल में ही भी हमें दिखाई देता। वहां वर्ण था तो आज भी ये वर्ण दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर नहीं, अपितु जन्म का आधार है। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण में माना जाएगा। अब यहां थोड़ी वर्ण में चेंजिंग दिखाई देती है। ब्राह्मण का कार्य पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना था। मंदिरों के अंदर ब्राह्मण बैठे, दान लेना। क्षत्रिय कार्य, जो क्षत्रिय लोग थे उनका कार्य राज्य करना था, लेकिन राज्य तो जो मोस्टली राज्य थे वो किन के पास जा चुके हैं? मोस्टली राज्य जो है वो मुस्लिम शासकों के पास जा चुके हैं, वो शासक बन चुके हैं। तो समाज में जो है इनके मान सम्मान में हमें गिरावट दिखाई देती है। लेकिन हिंदू धर्म में अब भी वही वर्ण बना हुआ है। वैश्य का मतलब था व्यापारी कम्युनिटी। वैश्य में, हिंदू धर्म में हमें वही वैश्य सिस्टम अब भी दिखाई देता है, लेकिन अब जो है शासक क्योंकि मुस्लिम है, तो वैश्य का संबंध जो है हिंदू राजाओं की बजाय मुस्लिम शासकों के साथ ज़्यादा दिखाई देता है। और जो है व्यापारी के रूप में जो परंपरागत जो कार्य करते आ रहे थे, व्यापार का कार्य करते आ रहे थे, यहाँ भी वो कार्य करते हैं। जन्म के आधार पर जो है कार्य इनका एज इट इज है। बहुसंख्यक जो किसान मजदूर जो वर्ण है, जिन्हें शूद्र कम्युनिटी का माना, आज भी वो शूद्रों जैसा ही व्यवहार हिंदू धर्म में उनके साथ किया जाता था। अछूत वर्ण का भी यही हाल था। तो बेटा कुल मिला के कहें, कर्म का सिद्धांत नहीं है यहाँ, हमें जो है जन्म का सिद्धांत जो हमें पहले दिखाई देता था वर्ण व्यवस्था में, हमें वो सिस्टम भी दिखाई देता है। फिर आ गया जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था कहते हैं कि जो है हिंदू धर्म में ये वर्ण जातियों में विभाजित हो गए। जातियों के साथ साथ ये वर्ण कहां पहुंच गए? जातियों के साथ साथ ये वर्ण, जाति व्यवस्था में भी जो है ये वर्ण जातियों की उपजातियां बन गई। जो आदमी जैसा कार्य करता है उसको उसी जाति का मान लिया गया। चर्मकार, उसको चमार मान लिया गया। लोहे का कार्य करने वाले को लोहार मान लिया गया। मिट्टी का काम करने वाले को कुम्हार मान लिया गया। ब्राह्मण को ये एक अलग जाति बन गई। जातियों में भी अनेक उपजातियां विभाजित होगी। गोत्र सिस्टम जो है वो जातियों का रूप ले चुका था। आजकल जो गोत्र जो दिखाई देते हैं वो उसमें भी हमें दिखाई देते हैं। जातीय जो है कर्म के आधार पर नहीं अपितु जन्म के आधार पर है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है। एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती है, छुआछूत करती है। हमें छुआछूत की भावना दिखाई देती, और छुआछूत की भावना तो हमें आज भी दिखाई देती है। आज भी जो हमें दिखाई, अनेक अखबारों में घटनाएं आती हैं। गांव में आप लोग रहते हैं, वहां भी छुआछूत की बात होती है कि ये फलानी कम्युनिटी का है, ये धकड़ी कम्युनिटी का है, ये श्रेष्ठ है, ये निमन है। ये सिस्टम
हिंदू धर्म को समझने के लिए हमें अपना सिस्टम अभी जो है प्रेजेंट है वो सिस्टम देखना जरूरी है। गांव में कुएं अलग है, चमारों का कुआं है, जाटों का कुआं है, ब्राह्मणों का कुआं है, ये ठाकुरों का कुआं, ये अलग जो है। कुछ लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। ये सिस्टम हमें आज भी दिखाई देता है। छुआछूत की बात और जाति भेद की बात हमें आज भी दिखाई देती है और हमें उस समय भी दिखाई देती है। कई इतिहासकार जो है जानबूझ के बात का वर्णन करने की कोशिश करते हैं कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी है तो वहां से जाति व्यवस्था ज़्यादा तेज होगी। नो, ये सारी बातें जो है मन घड़त बातें हैं। कभी इसमें सुधार की दिशा में प्रयास ही नहीं किया गया, अपितु किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था और किस प्रकार से जाति व्यवस्था उसको हमेशा संरक्षण दिया गया है। खुद को ऊंच मानना और दूसरों को नीच मानने की प्रवृत्ति इस भारतवर्ष में आज भी है और पहले भी थी। आपको अनेक कारण दिखाई देते हैं आज भी। तो हमें जो है जाति व्यवस्था का विकराल रूप दिखाई देता है। जाति व्यवस्था अपनी जाति के लोगों में ही विवाह सिस्टम, अपनी बेटियों का विवाह, अपने बेटों का विवाह सिस्टम हमें उस समय भी यही दिखाई देता और आज भी वो ये है। कहते हैं कि पढ़ने के लिए तो दुनिया चांद पर चलेगी और जो है दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, विज्ञान का युग है। लेकिन जब हम अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए लड़का लड़की देखने जाते तो अपनी ही जाति में देखा। ये जाति व्यवस्था हमें उस समय दिल्ली सल्तनत के काल में भी सेम ही है, हमें दिखाई देती है। महिलाओं की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी समाज की जाति व्यवस्था में एक वर्ण नया दिखाई देता है। हमें उत्तर वैदिक काल में कायस्थ वर्ग दिखाई देता है, एक अलग जाति के रूप में। सभी जातियों के लोग जो राजा महाराजाओं के ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर चुके थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको कायस्थ के रूप में एक अलग वर्ण बन चुका था। अलग वर्ण भी कह सकते हैं उसको, अलग जाति भी कह सकते हैं। इन लोगों ने ही सल्तनत कालीन राजा और सुल्तानों के यहाँ ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए या वहाँ कार्य करने लगे। और यही सिस्टम जो है हमें कहाँ दिखाई देता है, ये हमें मुगलों के समय में भी दिखाई देता है। एक अलग वर्ण जो है बन गया, वो सभी जातियों के मिश्रित लोग थे जो पढ़े लिखे थे, और इसमें जो खासकर जो शुद्ध निम्न कम्युनिटी के लोग इसमें खास शामिल नहीं थे। लेकिन इसके अंदर एक अलग वर्ण हुआ जो पढ़ा लिखा था और कायस्थ वर्ग के रूप में जो उत्तर वैदिक काल में जो दिखाई देता है वो हमें यहाँ भी दिखाई देता है। महिलाओं की स्थिति, कहते किसी भी सभ्य समाज की जो कल्पना वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में कल्पना बात ना करें तो अतिशयोक्ति होगी। उत्तर वैदिक काल हिंदू धर्म में जो है महिलाओं को हे दृष्टि से देखा गया। पुत्री के जन्म को अशुभ माना गया। घर के ऋग्वेद में कहा गया स्टार्टिंग में कि जो है पुत्री का जन्म जो है वो श्रेष्ठ है, उसको शुभ माना गया। उत्तर वैदिक काल में जब राजा की उत्पत्ति हुई तो इसको जो है पुत्री के जन्म को हे मान लिया गया। अब भी वो सिस्टम हमें दिखाई देता सल्तनत काल में, हमें बेटी के जन्म को हे मान, बेटी का जन्म, बेटा और बेटी में हमें असमानता दिखाई देती है। देखो भाई, आज की बात करा, यस, आज की अगर बात हम करें, आज क्या है, आज भी बेटी के जन्म को, बेटा होगा तो थाली पीटेंगे और बेटी होंगे तो लुगाई बैठ कर रोंदी पाऊंगी। थोड़ा थोड़ा चेंजिंग भी होने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग भी होने लग रहा है। बेटी के जन्म और बेटे के जन्म पे उल्लास जो एक उत्सव मनाए जाते हैं, बेटियों को सम्मान देना प्रारंभ होगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पे नहीं देते। बेटियों को प्राय धन मानते हैं, ये ऋग्वैदिक काल से मान्या करते, उस समय मानते थे, उत्तर वैदिक काल में मानते थे। और ये जो हमें राजपूत राजाओं के समय में दिखाई देता है और जो ये हमें सल्तनत कालीन राजाओं के समय समाज में भी दिखाई देता है और आज भी दिखाई देता है। बेटी को प्राय धन माना जाता, ये सिस्टम हमें उस समय दिखाई देता है। समाज में एक तो जो है बेटी के जन्म को हे माना जाता था। राजपूतों के समय में तो उसको जो क्या कर देते थे, उसका गला घोट देते थे। राजपूत राजाओं के जो समाज के अंदर जो है इनको गला घोटने का सिस्टम भी, उनको जिंदा जो है दफन कर दिया जाता था। ऐसे ऐसे उदाहरण अनेक मिलते हैं हमें जो है सल्तनत कालीन राजाओं में। और इसके लिए जो है ना, इसके लिए समाज जिम्मेदार था। वो माँ बाप की तो मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि समाज ने ऐसा ढांचा क्रिएट किया। दहेज प्रथा आज भी देखो आपने कितना विकराल रूप है। बेटियों को जो समानता की बात नहीं करते आज भी। पानीपत की धरती से जो है प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारा देना पड़ा। इस प्रकार की बातें हमें दिखाई देती हैं।
उस समय के समाज में सती प्रथा, अब बुराइयां कौन कौन सी? सती प्रथा। सती प्रथा, एक महिला पति की चिता के साथ सती हो जाए, जलकर मर जाए, उसको सती प्रथा कहते हैं। इसका उदाहरण हमें गुप्त काल में मिलता है। भानुगुप्त के जो सामंत की पत्नी जो है सती होने की बात है, एरन अभिलेख में मिलता है। हमें जो है बाण भट्ट की हर्षचरित्र में मिलता है कि उसकी माँ जो है हर्षवर्धन की माता जी सती हो गई और उसकी बहन सती होने वाली थी। तो सती प्रथा का एक विकराल रूप हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमें जोहर प्रथा का भी विवरण मिलता है। अब जोहर क्या है? जोहर बेटा वो प्रथा है जिसके तहत एक पति युद्ध क्षेत्र में मर गया, पति नहीं है, उसकी लाश नहीं है, युद्ध क्षेत्र में मर गया, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए सामूहिक रूप से एक अग्निकुंड तैयार करके सामूहिक रूप से राजपूत महिलाएं उसमें सती हो जाए, जोहर कर ले, मर जाए अपनी आबरू बचाने के लिए, उसको जो है जोहर प्रथा कहते हैं। ये जो है सल्तनत कालीन राजाओं में अनेक बार जो है राजपूत महिलाओं के जोहर प्रथा की बात आती है। चित्तौड़ की रानी का जोहर का, चित्तौड़ की रानी और महिलाओं का सामूहिक रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय में जोहर करने की प्रथा का पता लगता है। इस प्रकार से जो है अनेक बातें जोहर प्रथा के बारे में आती हैं। फिर आती है महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें मात्र घर के चार दीवारी की वस्तु कहा जाता था, माना जाता था। केवल भोग विलास की वस्तु से आगे उन्हें कुछ नहीं माना जाता। आज भी ऐसे घर मिलते हैं कि बेटी को पढ़ाना ना, बेटी नहीं पढ़ावा, घर तबार को ना आता। इस बातों का आपको आज भी दिखाई देता है। तो अभी आप एस्टिमेट लाओ 2021 में यहाँ पर, और जो है 1206 से, यानी आज से जो है 800 700 600 साल पहले क्या हुआ होगा, क्या माइंड कल्पना रही होगी। आज भी महिलाओं की एजुकेशन सिस्टम पुरुषों की तुलना में बहुत लोवेस्ट है। आज भी जो है इस युग में भी लड़कियों के लिए अलग कॉलेज, अलग स्कूलों की डिमांड है। क्यों? क्योंकि आज भी हम वो वातावरण जो है नहीं दे पाए जो हमारी बेटियों को मिलना चाहिए। तो इतिहास से आज भी बड़ी जंग ऐसी बात है। शिक्षा व्यवस्था, इनको शिक्षा दी जाती थी केवल रोटी बनाने की, घर का काम करने की, सिलाई की, कढ़ाई की। इससे आगे इनको शिक्षा का कोई भी ऐसा कोई प्रबंध हमें इसमें दिखाई नहीं। कुछ राजघराने जो थे थोड़े थोड़े, उनकी महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध तो होता था, उनको तो पढ़ा देते थे, लेकिन उनको पढ़ाने का सिस्टम नहीं था। बाल विवाह, बाल विवाह की प्रथा यहाँ विकराल रूप धारण कर चुकी है। अमीर लोग जो है या गरीब हो, अपनी बेटियों का विवाह छोटी छोटी उम्र में कर देते हैं। भारत में कानून बना पड़ा कि किसी भी जो लड़की की उम्र जो है थोड़ी है, अंग्रेजी काल में बना, फिर संविधान में उसको लागू कर दिया गया, अकबर के द्वारा बनाया गया। तो ये कानून सिस्टम बनाने की बात है कि छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की मैरिज, बेटा 12-12 साल, 14-14 साल, 11-11 साल, 10-10 साल, 8-8 साल की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। क्या हुआ? मम्मी मैं बताता हूँ, मैं बात करेंगे, मम्मी को समझाएंगे। बेटा मत क्लास ले, पापा क्लास ले, जैस्मिन ऐसे मत करो यार आप। बेटा बाल विवाह की प्रथा में दिखाई देती है हिंदू समाज में, और ये मुस्लिम समाज के अंदर भी बाल विवाह की प्रथा में दिखाई देती है। बाल विवाह के यहाँ बोलो मत, आजा, मैं पापा अब रो मत, यहाँ बैठे, सुनो एक 1 मिनट, रो मत। देखो जैस्मिन है, अच्छा ओके ये लो, ईशा भी यहाँ करो, ले कर चला। बेटा बाल विवाह के साथ हमें जो है बहुपत्नी विवाह की प्रथा हमें दिखाई देती है। आज जैस्मिन रूठी हुई है। तो बेटा अब जो है बहुपत्नी विवाह की हमें प्रथा दिखाई देती है। बहुपत्नी विवाह एक व्यक्ति की अनेक महिलाओं के साथ विवाह की बात हमें दिखाई देती है।
ये प्रथा हमें प्राचीन काल से लेकर, ये प्रथा हमें प्राचीन काल से लेकर, और ये प्रथा हमें कब तक दिखाई देती है? ये प्रथा संविधान लागू होने से पहले भी दिखाई देती है। आज भी आपको दिखाई दे भाई लत्ता उड़ा रखा है गाँव में, वो सामाजिक आधार पे भाई की डेथ होगी, उसको जो लत्ता उड़ा दिया। मुस्लिम समाज के अंदर तो आज भी ये प्रथा जो है कानूनी आधार पे भी 4 महिलाओं के साथ मैरिज की बात आती है। तो समाज के अंदर हमें बहुपत्नी विवाह की प्रथा हमें इस काल में विशेष रूप से दिखाई देती है। इससे पहले भी थी ये प्रथा, और जब देश का संविधान बना उससे पहले ये आज हिंदू धर्म में एक विवाह को मान्यता मिली है, दूसरा विवाह कोई भी कानून के अनुसार नहीं कर सकता। और क्या आ गया? और कौन सी? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा इस समय हिंदू समाज के अंदर पर्दा प्रथा। अभी हिंदू इतिहासकार एक बात को घुमा देते हैं, ये कहते हैं कि जो पर्दा प्रथा जो भारत में प्रारंभ हुई वो सल्तनत तुर्क आक्रमणकारियों के आने के साथ हुई। तुर्क आक्रमणकारियों के आने के साथ जो पर्दा प्रथा का भारत में प्रारंभ हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। पर्दा प्रथा का प्रारंभ जो है हमें जो है उत्तर वैदिक काल से दिखाई देता है। हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में इस बात का साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त काल में पर्दा प्रथा थी। हमें जो है जब राजा महाराजा की उत्पत्ति होगी और वो भोग विलास की वस्तु मान ली गई महिला, तभी से पर्दा प्रथा का प्रारंभ होगा। ये बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारा सिस्टम जो है हमें जो है कहाँ से मिली? ये हमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की देन है। हाँ, मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद ये थोड़ी और फालतू बढ़ी। चलो मुस्लिम आक्रमणकारी डालिए, समाज में आज क्यों है? आज के भारतीय समाज के अंदर भी आपको गाँव में दिखाई देंगी महिलाएं पर्दे में, महिलाओं को पर्दे के अंदर रखा जाता है। ये प्रथाएं हमें आज भी दिखाई देती है। महिलाओं को पर्दा प्रथा उस समय एक विकराल रूप धारण कर चुकी थी। अब आता है बेटा अगला टॉपिक इसमें, परिवार है। परिवार हमेशा 2 प्रकार का रहा है, एक रहा है एक संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के चाचा ताऊ ताई, उनके बच्चे, दादा दादी, यानी पूरा का पूरा परिवार जो है एक छत के नीचे रहता हो। सामूहिक चूल्हा है उनका, और जो है वही जो है सारा सिस्टम होता है। इसको हम संयुक्त परिवार प्रणाली बोलते हैं। दूसरा है एकल परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे, गणा दादा दादी, बस बाकी ताऊ चाचे सारे अलग अलग रहते हैं। इसको एकल परिवार सिस्टम कहते हैं। तो वहाँ हमें संयुक्त परिवार सिस्टम प्रणाली दिखाई देती है। इसके दोष भी थे और इसके बेनिफिट भी थे। दोष, घर का एक मुखिया जो था हमेशा पुरुष प्रधान समाज था, तो पुरुष ही रहता था, महिला को कभी भी जो है परिवार का मुखिया नहीं हुआ करती। आज भी दिखाई देगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना परिवार का मुखिया, तो फिर कहेंगे पग बांध दो, पग बांधने की बात आती है, तेरा मित्र मिलेगा उसका आस पास। पग के मतलब जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होगा उसको बंधा या पोता होगा पोता बंधा जाए। तो यही बात महिलाओं के संदर्भ में थी कि एक महिला जन्म से अपने पिता के अंडर, अपने भाइयों के अंडर, जन्म के जब मैरिज के बाद अपने पति के अंडर, और पति मर जाए या तो सती हो जाए या फिर जो है वो जीवन भर अपने बेटों के अंडर रहेगी। ये सिस्टम हमें दिखाई देता है। यो सिस्टम आज भी है। परिवार का मुखिया जो कौन है? परिवार का मुखिया पुरुष को माना जाता है, पुरुष मुखिया। हालांकि थोड़ी थोड़ी जो सरकार की मुहिम चली हुई है कि जो है बेटी को बढ़ावा दो, पुरुष की बजाय महिला प्रधान परिवार, ऐसी कल्पनाओं की बात हमें दिखाई देती। विवाह सिस्टम, इस समय जो विवाह सिस्टम था वो कैसा था? विवाह प्रणाली इस समय में जो है पहले 8 प्रकार के विवाह थे, वो आज भी मान्य थे। बेटी का विवाह जो पिता दान कर दे, कन्यादान बोलते हैं। कन्यादान अपनी मर्जी से स्वयंवर, थोड़े थोड़े पैमाने पर स्वयंवर भी है मामूली, जो भी रईस घराने के अंदर होता था।
स्वयंवर यानी अपने पति चुनने का अधिकार। फिर भी कुल मिला के एक बात कहा जाए कि पति के लिए पत्नी चुनने का राइट, उस पत्नी को पति चुनने का राइट नहीं था, आदमी को तो था। पृथ्वीराज चौहान जो है, इसी समय की बात, इससे पहले की बात, थोड़ी संयुक्ता स्वयंवर की बात आती है तो स्वयंवर सिस्टम का हमें वहाँ पता लगता है। पृथ्वीराज स्वयंवर से जो है संयुक्ता को उठा के ले आता है, ये बात हमें दिखाई देती है, वहाँ सुनाई देती है, हम देखते हैं इस परंपरा को। स्वयंवर सिस्टम है। अब अनुलोम और प्रतिलोम, उच्च जाति का आदमी निम्न जाति की महिला से विवाह कर ले, ऊपर की जाति का आदमी निम्न कुल की महिला से विवाह कर ले, अनुलोम विवाह सिस्टम बोलते हैं। ये हमें उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई देता है, प्राचीन भारतीय समाज में आज भी है, और जो है इस टाइम भी है। प्रतिलोम, नीचे कुल का व्यक्ति, नीची जाति का व्यक्ति, जिसको ये मानते थे हिंदू धर्म के कथा कथित जो है समझदार लोग, जिन्होंने हमेशा समेत समाज का बंटाधार करा, अगर निम्न कुल का व्यक्ति उच्च की कुल की महिला के साथ विवाह कर ले, उसको प्रतिलोम विवाह सिस्टम, और इसको कहते समाज में अच्छा नहीं माने, आज भी नहीं मानते। ये था विवाह सिस्टम। और जो है बेटी एक कन्यादान को उत्तम दान माना गया है, आज भी मानते कि भाई जो बेटी पिता जो कह देना, चाहे वो जो बूढ़ा के लिए ब्याह कर दे, चाहे वो किसी के लिए ब्याह कर दे, उसको आज भी हम जो है क्या मानते हैं, समाज में बहुत बढ़िया मानते हैं। फिर आ गया बेटा तब मनोरंजन क्या था, मनोरंजन के साधन क्या थे। मनोरंजन के साधन जो उस समय होया करते, नंबर वन तो आपस में गीत गा के, महिलाएं गीत गाने लग रही है, नाच गाना, घुड़दौड़, अमीर लोगों में ये खासकर जो है राजा महाराजाओं के सिस्टम होया करता है। तमाशे, नट नटनी नचने लग रही है, कि बंदरा खेल दिखाया जाना, कि सांप का खेल दिखाया, ये सारे उससे सिस्टम आते थे। जो है बैलों की दौड़, मुर्गे लड़ाना, पशुओं को लड़ाना, भेड़ों को लड़ाना, भेड़िए जो होते उनको लड़ाना, ये सारा सिस्टम जो है उसी कड़ी के अंदर जो मनोरंजन के, ताश, शतरंज, और एक जो नई सिस्टम आ चुका है चेस का गेम। शतरंज जो आया था पहला, चेस संभवत तुर्क आक्रमणकारी होती, तुर्क राजाओं के दिन, किस्में के दिन, उस टाइम चौसर खेला करते। आप देख महाभारत में देख लो, चौसर हो वो पन्ने हैं, उसमें फेंक के, उसमें सुख नहीं फेंके, तो चौसर होया कर भी। यहाँ चेस का गेम जो है हमें दिखाई देता है। तो ये इनका खेल सिस्टम था, मनोरंजन के साधन होया करते। बच्चे जो गुड्डम गुडिया खेल लिया, लुकम छुपाई खेल लिए, गेम होया करते थे। खान पान हमेशा दो प्रकार के लोग आज भी हैं, पहले भी थे, और जो उस समय भी थे। कुछ लोग मांसाहारी और कुछ लोग शाकाहारी। मांसाहारी मांस खाया करते, ओ भाई, चाहे बकरे का हो चाहे मुर्गे का हो। मुस्लिम समाज के लोग जो है गाय का मांस खाते थे। ये वैदिक काल के अंदर जो है, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर लिखे हैं, उस समय क्या था, उस समय जो यज्ञ में बलि देने की बात आती है, तगड़े इंद्र के तगड़े बैल की बलि सिस्टम इस टाइम भी दिखाई देता है। हमें जो खान पान के मामले में हमें कौन सा खाना दिखाया गया, हमें जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस खाते हैं, और शाकाहारी लोग जो है मांस नहीं खाते। अभी तो अब खाने में थी क्या, दूध, घी, लस्सी, मक्खन, फल, सब्जियां। यहाँ तो हमें जो है बागों की का प्रबंध दिखाई देता है, कलम वाले पौधों की बात आती है यहाँ। तो खाने पीने में गेहूँ, जौ, बाजरा, दालें, ये सभी चीज़ें खाने पीने में प्रयोग की जाती थी, शाकाहारी और मांसाहारी। जो आजकल जो बाउंडर दिखाई दे रहा है ना ये सत्संगों का, उस समय हमें दिखाई नहीं देता, और समाज में को खास नहीं माना करते कि भाई मीट खाओ या नहीं खाता, दुनिया खाया करती, आज भी खाओ। कुछ लोग खुला में खा ले, कुछ छुप कर खाओ, आज भी परंपरा आपको दिखाई देती है। अगला जो था खान पीन के बाद बेटा शिक्षा होगी, विवाह सिस्टम हो गया, परिवार हो गया, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, रीति रिवाज हो गए। समाज में कुल मिला के बात कह सके कि हिंदू समाज अनेक जातियों का गढ़ बढ़ चुका था। हिंदू समाज में अनेक दोष आ चुके थे, जो हमें उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई देते हैं, और वही दोष हमें इस समय के समाज में भी दिखाई दे।
एक है पहनावा कैसा था, महिलाएं और पुरुषों का पहनावा कैसा था। देखो, पुरुष जो है धोती और कुर्ता और खिंड का और पैर में जूती का सिस्टम। अमीर लोग आभूषण पहनने का चाव था, कोई सोने की पहने, कोई कुछ पहने, ये सिस्टम हमें दिखाई देता है। महिलाएं जो क्या पहनती, महिलाएं दामन पहनती मेन। आजकल की लपेट का सिस्टम नहीं था, दामन सिस्टम उस समय आ चुका था। दामन और ऊपर जो कुर्ती और ऊपर से जो चुनरी बोलते हैं उसको, पैर में जो चांदी के सोने के एक कड़ू, इसे मोटे मोटे होया करते चांदी के कड़ू जो है हाथा में, पैरा में, यहाँ बाजू में, और जो एक क्या बोलते थे इसको, गले में, गले का हार होता था, उसको क्या बोलते थे, दिमाग में तो घूम रही है, माथे में टिक्का। अमीर और गरीब दोनों को ही आभूषण पहनने का, सजने संवरने का चाव होता है। सूती वस्त्र, क्योंकि बड़े से पैमाने पर आपको सूती वस्त्र का कारोबार यहाँ सल्तनतकालीन राजाओं के समय दिखाई देता है। यहाँ चरखे का प्रचलन दिखाई देता, खड़ियों का प्रयोग दिखाई देता बड़े पैमाने पर, रेशमी वस्त्रों का दिखाई देता, ऊनी वस्त्रों का दिखाई देता। तो ये वस्त्र पहनने का उन्हें चाव होता था, जो अपनी हैसियत के अनुसार हर व्यक्ति पहन लेता था। तो कुल मिलाकर बेटा यही टॉपिक है, और यहाँ तक मतलब आपका जो है हो चुका है। कल करेंगे मुस्लिम शासकों का टॉपिक करेंगे कल।